दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे चर्चा का विषय है राकेश कबीर की कविताओं में सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंतन। राकेश कबीर को हम वर्तमान समय के एक प्रखर सामाजिक चिंतक, जागरूक कवि और रचनाकार के रूप में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर कार्य करते हुए ये अपने देश व समाज के पर्यावरण के प्रति हमेशा से चिंतनशील रहे हैं। इनकी कविताएं इसकी संवेदनशीलता का प्रमाण है। हम जानते हैं कि पर्यावरण हमेशा से किसी भी समाज के लिए निर्धारक तत्व के रूप में कार्य करता है। किसी भी समाज की संस्कृति उसके पर्यावरण का एक अहम हिस्सा होती है। यह पर्यावरण ही है जो उसकी परंपरा को आधार प्रदान करती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हर्षकोविट्ज़ के शब्दों में कहा जाए तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होती है। पर्यावरण और मानव के बीच संतुलन एक स्वस्थ समाज की निशानी होती है। मानव और प्रकृति के बीच इसी सामंजस्यता को बनाए रखने की सतत चेतना राकेश कबीर के चिंतन में दिखाई पड़ता है। राकेश कबीर प्रकृति प्रदत्त संसाधनों में मानव जीवन के अस्तित्व की तलाश करते हैं, उसकी परवरिश और संरक्षण की बात करते हैं। वे नदियों की बात करते हैं, मानव के जीवन का आधार के रूप में उन जल स्रोतों की बात करते हैं जो अब धीरे धीरे मानव की असंवेदनशीलता के चलते मृत प्राय हो रही हैं। वे कहते हैं, क्यों नहीं बहती है एक नदी मेरे भी गांव के किनारे, जिसके पास लौटने का एक और कारण होता, माँ से मिलने से अलहदा। राकेश कबीर नदी को माँ के समान दर्जा देते हैं जो निश्चल है। माँ के अलावा एक और बहाना तलाशते हैं अपने गांव को देखने के लिए। यह अनायास ही नहीं है। एक इंसान के रूप में कबीर के अंदर मानवीय और पर्यावरणीय मूल्यों की चिंता है। इनमें एक गहरी मानवीय संवेदना है जो मानव के उसके प्रकृति प्रेम को दर्शाती है। लेखक एक अबोध बालक की तरह अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए बचपन की ओर लौट जाना चाहता है, जहां उसके मन की चंचलता को शीतलता प्राप्त हो सके। कवि विकास के मुद्दों को जीवन मूल्यों से जोड़कर देखता है। उस मूल्य में मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय संवेदनाएं समाहित हैं। वर्तमान समय में विकास का पैमाना सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में तरक्की तक ही सीमित रह गया है, जिसमें प्रकृति के प्रति क्रूरता और प्राकृतिक संसाधनों का अमानवीय दोहन ने एक प्राकृतिक असंतुलन पैदा कर दिया है। तमाम प्रोजेक्ट और परियोजनाएं तथा सड़कों का चौड़ीकरण ने विशालकाय पेड़ों को धराशायी कर कंक्रीट के जंगल का निर्माण किया है। आज हम बढ़ते तापमान से परेशान हैं, शीतलता ढूंढ रहे हैं, पेड़ों की छांव खोज रहे हैं, लेकिन जंगल हथियाने और विकास के बहाने सारे पेड़ों को नष्ट किए जा रहे हैं। हम विकास की ओर नहीं पेड़ों को काटकर विनाश की ओर तो जरूर बढ़ रहे हैं। राह चलने वाले राहगीर छांव चाहते हैं, लेकिन वह तस्वीर आज भी आंखों के सामने तैर रही है जब पेड़ काटने वाले लोग थक कर पेड़ की छांव में सुस्ताने बैठ गए हैं। राकेश कबीर लिखते हैं, विकास तुम न आना, तुम आओगे तो बंजर हो जाएगी हमारी पुरखों की हरी भरी धरती। तुम आओगे तो वीरान हो जाएंगे हमारे पहरेदार हरे भरे जंगल। राकेश कबीर अपनी कविताओं के माध्यम से विकास की जगह प्रकृति को चुनने के आग्रही हैं।
उनको अपने पुरखों की धरती जो एकदम हरी भरी थी उससे ज़्यादा लगाव है। जाहिर सी बात है, जब हम सांसारिकता से उबते हैं तब हमें अपने प्रकृति की याद आती है, अपना गांव याद आने लगता है, धानों की लहलहाती बालियां याद आने लगती हैं, गांव के पोखरों में तैरती मछलियां याद आने लगती हैं। वे नदियां पहाड़ों और जंगलों के सौंदर्य को बड़ी संजीदगी से महसूस करते हैं, इसलिए कभी कटते जंगल उसके दर्द और उसकी पीड़ा की बात करते हैं। वे कहते हैं, धरती का सीना चीर कर भर दो उनमें बेहिसाब पत्थर, दूर क्षितिज तक बना डालो चौड़ी और सुंदर सड़कें, तेज रफ्तार दौड़ती भागती सड़कें बेशक अच्छी लगती हैं, लेकिन इन मासूम बेजुबान पहाड़ों को काटकर मिट्टी में मिला देने की हमारी सनक कहाँ ले जाएगी हमें। बचेगी एक पहाड़ मुक्त धरती, जहाँ से शुरू होती है जीवन की अंत होने की कहानी। आज हम अपने जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं, पहाड़ों को काटकर समतल बना रहे हैं, नदियों को दूषित कर रहे हैं, जिसके चलते जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां भी विलुप्त होती जा रही हैं। हम जानते हैं कि हमारा जीवन भी पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करता है। जितना महत्व हमारा है उतना ही जल में रहने वाले इन घोंघा, केकड़ा, सीपी, मछली आदि इन सभी जलीय जीवों का भी है, क्योंकि ये सारे जीव जल को साफ करते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। आज जो जीव हमारे वजह से समाप्त हो रहे हैं, आने वाले समय में अगर हम नहीं चेते तो हमारे जीवन का अस्तित्व भी इन्हीं विलुप्त होते जीवों की तरह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए लेखक छोटी छोटी नदियों को पुनः खोजने की कवायद करते हैं, जो एक स्थानीय आबादी के लिए जीवन रेखा की तरह कार्य करती है। इन छोटी नदियों से ही हमारी फसलों को पानी उपलब्ध हो पाता है। ये नदियाँ छोटे छोटे जीवों का संरक्षण करती हैं। आज हम इन छोटी नदियों को पाट कर इसे खेतों में तब्दील कर चुके हैं। कभी चाहता है ये नदियाँ ही बगावत कर दें और सब उथल पुथल हो जाए। कभी नदियों का हाल देख क्षुब्ध होता है और सोचता है कि सबने चुप्पी क्यों साध रखी है। सूखी नदियाँ में लेखक कहता है, ऐसे में बेबस मन सोचता है कि क्यों नहीं मचती है उथल पुथल, धरती के सीने में अब क्यों नहीं टकराती हैं परतें परतों से। झीलों ने साध रखी है चुप्पी, इनके आंगन से क्यों नहीं फूटती है धार, फिर से गोमती सई वरुणा की। राकेश कबीर अपनी रचनाओं नदियाँ बहती रहेंगी, कुंवरवर्ती कैसे बहे तथा नदियाँ ही राह बताएंगी के माध्यम से प्रकृति की संवेदना को व्यक्त करते हैं। अपने इको पोएट्री के द्वारा राकेश कबीर प्रकृति के साथ साथ लोक व लोक में गरीब, शोषित, अभावग्रस्त आम आदमी के जीवन दशा का यथार्थ चित्रण करते हैं। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित अपनी पुस्तक नदी की तलाश में उन्होंने स्याही नदी की दारुण स्थिति के बारे में बात किया है। गंगा, गोमती, यमुना, घाघरा और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों और उनके सामने पर्यावरणीय चुनौतियों से तो हम सभी परिचित होते हैं, लेकिन प्रत्येक जनपद में कुछ किलोमीटर लंबाई में बहने वाली छोटी छोटी नदियों के बारे में प्रायः कम चर्चा होती है। परंतु मेरी चिंता सदैव से प्रकृति के लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रदर्शित करती छोटी नदियों के पक्ष में रही है, जो हमारे खेतों और गांवों तक पानी लेकर आती है। लेखक का प्रयास है जो नदियां विलुप्त हो गई हैं उनको
पुनर्जीवित करने का। लोक की छोटी छोटी नदियाँ उन कविताओं की केंद्रीय बिंदु हैं, जैसे सरायन, बेचारी नदियाँ, सूखती नदियाँ, नदियाँ बहती रहेंगी, चंबल, उल्टी धार, नदियाँ ही राह बताएंगी, हताश पानी, एक अर्जी नदी के नाम आदि को देखा जा सकता है। राकेश कबीर की कविताओं को पढ़ते हुए पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित कई प्रश्न हमारे जेहन में उठ खड़े होते हैं। ये प्रश्न हमें उद्वेलित करते हैं, अपने पर्यावरण के प्रति उद्वेलित करते हुए अपने पर्यावरण के प्रति सजग करते हैं। वे सचेत करते हैं कि आखिर हम किस तरह का अपना भविष्य चाहते हैं। पहली बार सूख गई है सई नदी, दूर तक उड़ता है रेत का बवंडर, फागुन की गर्म तेज बहार से सरपट दौड़ता है बच्चों का झुंड, नदी के आर पार बेरोक टोक सीना ताने टीले से नजर बचाकर गलबहियां करने को सिसकती है। यहाँ कवि नदियों का मानवीकरण करता है। अक्सर जिन नदियों से मेरा सामना होता है वह बनारस और गाजीपुर की गंगा और सलेमपुर की छोटी गंडक। मैं अक्सर गाजीपुर में गंगा घाट जाता रहता हूँ और देखता हूँ कि गंगा जैसी बड़ी नदी एक किनारे सिमट कर रह गई है। गंगा नदी में चारों तरफ रेत ही रेत है। आप समझ सकते हैं कि पानी की जगह रेत का दिखना कितना दुखदाई होता है। वैसे में राकेश कबीर जब इन नदियों को सिसकने का जिक्र करते हैं तो वह अंतर्मन को बेधने वाला होता है। राकेश कबीर की यह दृष्टि यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे इस व्यवस्था पर भी तंज कसते हैं। व्यवस्था में रहकर कबीर उसको करीब से देख रहा है। कैसा समाज हम लोग निर्मित किए हैं जहां मेहनत कश और ईमानदार लोग सजा पा रहे हैं और उल्लू लोमड़ और सियार दरबार सजा कर बैठे हैं। यहाँ सब चीज़ भाजी के भाव बिकती है। वे लिखते हैं, उल्लू कौवे लोमड़ सियार सजा कर बैठे हैं दरबार, पाएंगे सजा अब सभी मेहनत कश, दंडित होंगे अब सारे ईमानदार। ये तय है पहले से थोपी हुई मान्यताओं के सामने, सारे तर्क होंगे बेकार, कुछ लोग होंगे शिकार, निर्दोष बनाए जाएंगे गुनहगार। गजब की है ये व्यवस्था यार, लड़नी होगी लड़ाई हक के वास्ते, सड़क की धूप में घुसकर पढ़ लिख कर तेज कर लो अपने विचारों की तलवार। इस कविता के माध्यम से राकेश कबीर आम जनमानस को आगाह कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र पर अयोग्य और बेईमान लोगों का कब्जा हो गया है, जो बदस्तूर जारी है। इस स्थिति में निरीह असहाय गरीब को न्याय कैसे मिले, यह प्रश्न आज भी जिंदा है। इसे विडंबना ही कही जा सकती है कि चंद लोग अपनी चालबाजियों से पूरी जनता को ठग रहे हैं और उन पर शासन कर रहे हैं। राकेश कबीर की एक खूबसूरती यह भी है कि वह निराशा में पाठक को नहीं छोड़ते, बल्कि एक उम्मीद की चिंगारी दे जाते हैं। यह उम्मीद की चिंगारी आज के नौजवानों के लिए संजीवनी का काम करती है। यह संजीवनी है शिक्षा। कवि जानता है कि जहाँ शिक्षा होगी वहीं सवाल होंगे। वह सवाल समाज से होगा, वह सवाल व्यवस्था से होगा, वह सवाल सत्ताधारियों से होगा, वह सवाल स्वयं से होगा। राकेश कबीर की कविताओं में एक सामाजिक दृष्टि है जो अपने दौर की राजनीतिक घटनाओं को बहुत ही बारीकी से छानबीन कर उसको विश्लेषित करता है। कवि प्रकृति से गहरे जुड़े हैं।
प्रकृति उनको अपनी ओर खींचती है, उन्हें रोमांचित करती है। जब कोई प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है सबसे अधिक पीड़ा कवि को होती है। नदियों का सूखना उनके भीतर एक अवसाद को भरता है। पहाड़ों के सीने चीरकर नदियों ने बनाए बहते हुए रास्ते, उन रास्तों ने जोड़ा दुनिया भर की इंसानी बस्तियों को। आज इंसान नदियों को दीवार में कैद कर बसा रहा है बस्तियां दुनिया भर में, बता रहा नदियों को उनकी हद और बहने का रास्ता। राकेश कबीर गांव की परिस्थितियों और किसानों की हालात से बखूबी परिचित हैं। बाढ़, सूखा, ओला आदि सभी की मार सहते हुए किसान अंत में आत्महत्या कर लेता है। हरिश्चंद्र पांडे अपनी कविता में कहते हैं, धर्म गुरुओं ने बताया था आत्महत्या करने वाले सीधे नरक में जाते हैं। और सवाल खड़ा करते हैं, क्या नरक से भी बदतर हो गई है तुम्हारी जिंदगी? सच तो यही है कि किसान की जिंदगी कर्ज पर चलती है। कर्ज लेकर पहली फसल की तैयारी करते हैं, फिर दूसरी फसल तैयार करने के लिए कर्ज लेते हैं। जब इसी बार इस फसल पर ओला की मार पड़ जाती है और कर्ज बढ़ जाता है, तो उसके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, आत्महत्या। राकेश कबीर लिखते हैं, बेमौसम बादलों की आफत गेहूं के खेतों पर उड़ेल कर अन्नदाता को मरने पर मजबूर कर, क्यों बिजलियां गिराते हो ऐ आसमां वाले। फट जाती है जमीन प्यासी, सूख जाते हैं धन के खेत, माथे पर चिंता की लकीरें लिए जब मनाता है किसान, रूठे रहते हो। प्रकृति की भयावहता का सबसे अधिक शिकार किसान ही होता है। चाहे अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि, सूखा पड़े या तूफान, झेलना अन्नदाता को पड़ता है। किसान के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट होती हैं। देश का पेट भरने वाला किसान ऐसी स्थिति में बेबस और लाचार होता है। विकास के इस युग में किसान के खेतों से सड़कें, हाईवे और रनवे बन रहे हैं। किसानों की भूमि कम होती जा रही है। छोटी नदियों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। कुएं, तालाब और पोखरे पटते जा रहे हैं। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जिससे सड़कों के किनारे के फलदार और छायादार भारी पेड़ गायब होते जा रहे हैं। यह सब देखकर कवि आहत होता है कि यह विकास प्रकृति के विनाश पर आधारित है। अपनी कविता विकास तुम न आना में राकेश कबीर लिखते हैं, तुम आओगे तो बेघर हो जाएंगे तमाम निर्दोष आज़ाद ख्याल चिरई चुरमुन। वैश्वीकरण के इस दौर में प्राकृतिक संसाधनों का जो अमानवीय और अप्राकृतिक तरीके से दोहन हुआ है, वह अपूरणीय क्षति है। चहचहाती चिड़ियों की गूंज धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आंगन में गौरैया चिड़ियों का आना कम हो रहा है। यह सब हमारी अपनी ही करतूतों का नतीजा है। मानव को चेतना होगा। आए दिन घटने वाले प्राकृतिक आपदा को कम करने के कारगर उपाय ढूंढने होंगे। आज विश्व को जो चिंता ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय प्रदूषण से हो रही है, वही राकेश कबीर की कविताओं के केंद्र में है। राकेश कबीर की कविताओं को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कवि मन गांव देहात की जिंदगी में वापस लौटने के लिए आतुर है। यह लोक जीवन के प्रति प्रेम ही तो है कि कवि को कस्बों, शहरों की चकाचौंध और बनावट की दुनिया बिल्कुल नहीं भाती।
बल्कि इस चकाचौंध की दुनिया में कसमसाती जिंदगी से कवि का मन व्याकुल हो उठता है। इस बेचैनी को बयां करते हुए अपनी कविता कस्बा में लिखते हैं, बिजली खेले आँख मिचौली, सड़ी गर्मी में चिपचिपाती हैं, जिंदगी लगता है सदियों गुजर गई, कस्बों के कूचों में अब गांव या मुकम्मल शहर ले चल रे जिंदगी। यह कहना है कि राकेश कबीर लोक संवेदना के सच्चे कवि हैं, अतिशयोक्त नहीं होगी। वे शोषण, अत्याचार और असमानता के खिलाफ असहायों, निरीहों, गरीबों की आवाज़ हैं। वे मानवीय गरिमा के साथ बेहद साधारण लोगों की बात करते हैं। उनकी कविताओं में आत्मचेतना है, एक विचार है। जो राकेश कबीर की कविताओं में एक आत्मचेतना है, एक विचार है, जो साहित्य के कवियों का ध्यान बरबसी अपनी तरफ आकर्षित करती है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के लोगों को उनके कृतियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और क्योंकि उनकी कृतियाँ हमें अपने सामाजिक होने और अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग करती हैं, अपने देश और समाज के पर्यावरण के प्रति जागरूक करती हैं और आग्रह करती हैं कि हम अपने देश के भविष्य, अपने समाज का भविष्य की दिशा कैसे तय करेंगे, उस पर केंद्रित करती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।